हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पहले आज जो है वो ग्रेविटेशन लॉ से रिलेटेड और केपलर लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें। लिखें, ए सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स। ए सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। जैसे अर्थ का जो एक रिवोल्यूशन होता है वो 1 ईयर में है, वैसे ही सैटर्न ईयर का जो रिवोल्यूशन है वो 29.5 ईयर का है। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन? डिस्टेंस निकालना है। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन ऑफ द अर्थ? लिखिए, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 1.5 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर। इसमें आपको टाइम पीरियड अर्थ का दिया है 1 ईयर, सैटर्न का टाइम पीरियड दिया हुआ है 29.5, डिस्टेंस गिवन है और अर्थ की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि टी स्क्वायर हम लोगों ने केपलर लॉ पढ़ा है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता है, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो इसे डिवाइड कर लें, T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 होल पावर, ये पावर 2 जो है इसमें डिवाइड कर लें तो ये 3/2 हो जाएंगे पावर। ठीक, अब अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है और उसकी डिस्टेंस गिवन है 1.5 इंटू 10⁸ में, और जो सैटर्न है उसका टाइम पीरियड 29.5 टाइम्स है अर्थ के टाइम पीरियड से। उसकी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर जब आप इसको 3/2 लिखा है, अगर इधर पावर लगा देंगे तो नेचुरल है ये 2/3 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 ये आ जाएगा, 1.5 आपका बाहर रहेगा 10⁸, यहाँ पर 29.2/3। ये तुम लोग कैसे कैलकुलेशन करोगे? अगर मान लो कहीं बिना कैलकुलेटर का आ गया सीबीएसई वालों, तो कैसे कर सकते, कोई बता सकता है आइडिया इसका? कोई भी आइडिया आता हो, छोटे क्लास का कुछ भी आता हो, पहले तो स्क्वायर कर लो। ठीक है ना, जैसे 30 है मान लो तो 30 का स्क्वायर हो गया 900। ठीक, फिर क्यूबिक रूट कैसे लोगे? वो ट्रायल मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है, समझ गए ना? हाँ, वो आइडिया से आप जो है ट्रायल मेथड लगाएं कि किसका क्यूब 900 के नियर अबाउट पहुंच रहा है, फिर उसको कम करें। तो अगर उससे आप निकालते हैं ना तो लगभग नियर अबाउट पहुंच जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आती है ज़्यादा। तो समझ गए होंगे आप, इससे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये सीधे फार्मूला बेस्ड है, ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब से, इससे R2 निकल आया डिस्टेंस कितनी है। ठीक, और ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो कैलकुलेटर से करें, लॉग होता दूसरा मेथड एक है। ठीक है, और नहीं तो तीसरा ट्रायल मेथड है, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है ना? फर्स्ट में बताओ प्रॉब्लम, वो सेकंड क्वेश्चन नोट करें। देखिए, द डिस्टेंस ऑफ टू पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस ऑफ टू पार्टिकल्स फ्रॉम द सन आर 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर। डिस्टेंस दिए दो पार्टिकल की सन से, एक 10⁻13 है, दूसरी 10⁻12 मीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड स्पीड ऑफ द टू प्लेनेट। दोनों का रेशियो निकालना है, टाइम पीरियड का भी और स्पीड का भी। तो अभी आपने जैसे ये केपलर लॉ लगाया था फर्स्ट में, उसी तरह से केपलर लॉ सेकंड में लगाएं। इसमें दो प्लेनेट का जो है वो रेशियो दे रखा है, R1 और R2। ठीक है ना? हाँ, वो पहले वाले पार्ट में जो कैलकुलेशन इससे कैसे करेंगे? ये यहाँ पर T इक्वल टू KR³ है ना, ये वाला, ये स्टेप। इसमें आपने जो है वो टाइम पीरियड अर्थ का 1 ईयर है और उसका 29.5 है, तो वो नोट कर दिया। R1 आपको डिस्टेंस गिवन है 1.5 इंटू 10⁸, ये डिस्टेंस निकालनी है। इसमें पावर 3/2 है, ये सब होल पावर है, तो इसे पावर को रिवर्स कर दो तो यहाँ पर पावर 2/3 नहीं हो जाएगी? आप पावर में मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड 2/3 का, ये आ गई 2/3।
यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये 1.5 पर तो पावर नहीं रही, अरे ये तो पावर हटा दी तुमने, 2/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं हो जाएगा 3/2 से कट के, तो यहाँ तो खत्म हो गई पावर, पावर यहाँ पर चली आई ना। एक्चुअली में आप ऐसे समझे ना कि जैसे आप r³ = a लिखते हैं, तो r = a पावर 1/3 नहीं लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर 3 पावर क्या हुआ, गायब हो गई, उधर 1/3 हो जाती है, समझ गए ना। हाँ, तो ये 3/2 से 2/3 हो गया। अब ये ट्रायल मेथड है, ये आप इसका स्क्वायर करें, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 होता है तो 30 का स्क्वायर 900। अब क्यूबिक रूट लेना है तो पहले कोई नंबर चूज करोगे जो 900 जिसका क्यूब हो रहा हो नियरली। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ले लें, 10 ले लो, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, वो ज्यादा हो गया, तो 9 ले लो, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, देखोगे वो 900 से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, समझ रहे ना। अगर मान लो कुछ कम है तो फिर 9.1 लो, 9.2 लो, वो ट्रायल मेथड है, ठीक है ना, उससे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दी हुई है R1 और R2, तो एक डिस्टेंस 10⁻13 है, दूसरी डिस्टेंस 10⁻12 दी हुई है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमने T1/T2 = R1/R2 होल पावर 3/2 कर लिया। यहाँ ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 10 बचेगा आपका, ठीक, 10 पावर 3/2, ठीक। तो पहले 10 पावर 3 करो, 3 बार 10 मल्टीप्लाई करो, फिर रूट है तो 1/2 ले लिया, तो 2 का पेयर 10 बाहर आ जाएगा और 10 में रूट लग जाएगा, तो रेशियो 10√10 हो गया। इसी तरह से अब वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी क्या होती है 2πr/t, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब v1/v2 यहां से देखो डिवाइड करके, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर वाला टर्म R1 R2 हो जाएगा डिवाइड होके, ठीक है, और डिनोमिनेटर वाला इनवर्सली है तो T2 ऊपर आएगा, T1 नीचे आएगा, समझ गए ना ये बात, ये नीचे है ना तो अपोजिट हो जाएगा ना। अब यहाँ पर T2/T1 की वैल्यू पुटअप कर दो, T2/T1 की वैल्यू कहीं से भी ले लो, इससे R2/R1 होल पावर 3/2, वो यहाँ पर पुटअप करो, केपलर लॉ से, ठीक। तो अब यहाँ पर ये पावर, ये रिवर्स है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि ये R2/R1 है, ये R1/R2 है, तो इसको रिवर्स करो तो -1 इसमें कर दो तो 1/2 बचेगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना, क्योंकि ये रिवर्स है ना, यहाँ R1/R2 है, यहाँ R2/R1 है, ठीक है ना, तो इसको रिवर्स कर दो तो यहाँ 1/2 बचेगा। अब वैल्यू पुटअप कर दो, तो R⁻2 आपका ये है 10⁻12, ये 10⁻13 है, तो डिनोमिनेटर में 10 बचेगा, और रूट का मतलब √10 हो गया, समझ गया ना। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, दोनों में डिस्टेंस दी थी और क्या पूछा था, टाइम पीरियड का रेशियो और वेलोसिटी का रेशियो, ठीक है ना। तो इसको नोट करें, दूसरे वाले हो, इसको लिखा, दूसरा अभी नहीं, दूसरे में कोई डाउट हो बताओ। हम थर्ड क्वेश्चन नोट करा रहे हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक सन और एक अर्थ, ये दो दिए हुए हैं और इनके बीच में डिस्टेंस गिवन है, वो लिखा रहे हैं हम आपको। मास नोट कर लें थर्ड क्वेश्चन में, इसका सन का मास है 2 × 10⁻30 kg और अर्थ का मास दिया है 6 × 10⁻24 kg, ठीक। यहाँ एक रॉकेट को फायर किया गया है अर्थ से सन की तरफ, तो पूछा है कि किस पॉइंट पर उस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो ये डायग्राम बनाकर उसमें नीचे आप नोट कर दें, उसका लिखिए, रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ टू द सन, एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, सेकंड। ये आ गया तुम्हारे कभी समझ में, इसमें तो नहीं आ रही प्रॉब्लम, सेम थ्योरी है, उसमें भी डिस्टेंस दी थी, इसमें भी 10⁻13 और 10⁻12 डिस्टेंस दे रखी है, दोनों को डिवाइड करो। ये समझ में आ गया कैलकुलेशन आपके, बताओ ना कोई पॉइंट हो तो, कहां पर नहीं आ रही दिक्कत बताओ, लाइन बोलो, फर्स्ट लाइन, सेकंड या थर्ड।
सेकंड में तो वैल्यू दी गई है। R1 क्वेश्चन में पढ़ो आप 10⁻13 गिवन है और R2 गिवन है 10⁻12। तो ये तो वैल्यू पुटअप की है, क्योंकि टाइम का उसने रेशियो पूछा है तो वैल्यू तो डालोगे ही। ये पावर माइनस हो जाएगी ऊपर, मालूम है 13 में से 12 ऊपर जाकर तो 10 बचेगा ना। 10 पावर कितना है 3/2। तो पहले 10 पावर 3 को सॉल्व करो, तो 10 पावर 3 का मतलब 3 बार 10 का मल्टीप्लाई करो, और 1/2 का मतलब अंडर रूट। तो अंडर रूट में 2 के पेयर लेते हो ना, तो 10 इंटू 10 का रूट कितना होगा 10 होगा, और ये 10 बच जाएगा तो रूट 10 में चला गया। समझ गए ना। बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरा है वेलोसिटी था, ये 2πr/t है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली है। तो अगर यहाँ v1 लिखोगे तो यहाँ r1 लिखोगे, यहाँ t1 लिखोगे, ठीक है। v2 लिखोगे तो यहाँ r2 होगा, यहाँ t2 होगा। तो जब v1/v2 करोगे तो r1/r2 आएगा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और t2 डिनोमिनेटर में है इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा। ये समझ में आ गई ना बात। अब t2/t1 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, ये t1/t2 है ना, तो इसका रिवर्स कर दो तो क्या होगा r2/r1 होल पावर 3/2, वो लिखा है। वैल्यू पुटअप करो ना, ये वाली t1 t2 को हटाओ ना, ठीक है। और वहां पर वैल्यू, या वहां पर भी वैल्यू आप डाल सकते हैं अगर डायरेक्ट चाहें, तो हमने तो R2 और R1 में कर लिया वहां पर। समझ गए ना बात ये। और ये दोनों रिवर्स तो दिख रहे हैं ना, ये R1/R2 है, ये R2/R1 है, तो इसको रिवर्स करोगे तो -1 नहीं हो जाएगा। तो -1 उसमें 3/2 में से -1 निकालो तो 1/2 नहीं बचेगा। अब R2 R1 की वैल्यू डालो, ये आ गया रेशियो। ठीक है, नोट किया, नोट करो, इधर हो गया नोट ये वाला। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें सन का जो है वो मास दिया हुआ था, ये 2 × 10⁻30 kg, और अर्थ का मास दिया है। यहाँ से एक रॉकेट को फायर किया है सन की तरफ, और पूछा है कि किस पॉइंट पर इस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक, तो ये भी मास दिया है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ से d डिस्टेंस ले लो, ये टोटल डिस्टेंस हमने r ले ली, तो बची हुई डिस्टेंस हो गई r - d। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर दो। तो जब ये रॉकेट यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके बीच में, पहले ये देख लो नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ से रॉकेट को फायर किया तो मान लीजिए इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है। ठीक, तो जब रॉकेट इस जगह पर है, रॉकेट का मास हमने स्मॉल m ले लिया, ठीक है। तो रॉकेट और सन के बीच में फोर्स ये लगेगा Gm1 m2 अपान डिस्टेंस कितनी r - d, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r है, ये d एज्यूम की है, तो ये r - d होगी, ठीक, स्क्वायर। अब अर्थ और इनके बीच में फोर्स, रॉकेट के बीच में ये होगा, ठीक। यहाँ अर्थ का मास लगा दिया, यहाँ सन का लगा दिया, रॉकेट का मास स्मॉल m ले लिया, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है d, तो d का स्क्वायर। अब ये कैपिटल G कैंसिल, स्मॉल m कैंसिल, ये बचा। यहाँ से ये स्क्वायर है तो रूट ले लो, तो r - d अपान d = ms अपान me बचा केवल, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, आप यहाँ पर वैल्यू रख लेना, 2 × 10⁻30 और 6 × 10⁻24, उसका रूट ले तो वो नियरली 577 आ रही है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r वहां पर गिवन है क्वेश्चन में, हमने पूरा डाटा नहीं रखा है, तो d निकल आएगा कितना है, तो अर्थ से डिस्टेंस निकल आएगी कितनी है, ठीक है ना। r गिवन है क्वेश्चन में, नोट कर चुके हैं आप। हाँ देखो तो, हाँ एज्यूम कर ली कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है। जब नेट फोर्स 0 होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा ना दोनों तरफ से, सेम फोर्स लगे। हाँ, जितना अर्थ फोर्स डाले उतना ही सन डाले, तो दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट करा रहे हैं, आप लोग नोट करें फोर्थ क्वेश्चन की। 2 सैटेलाइट S1 and S2 revolve around a planet in coplanar circular orbit in the same sense. 2 satellite S1 and S2 revolve around a planet in coplanar circular orbit in the same sense. Their period of revolution are 1 hour and 8 hour respectively. टाइम पीरियड एक का 1 आवर है, दूसरे का 8 आवर है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S1 is 10⁻4 किलोमीटर when S2 is closest to S1. Find the speed of S2 relative to S1 and angular speed of S2 relative to S1.
यानी कि रिलेटिव स्पीड निकालनी है एंगुलर वाली और लीनियर स्पीड। इसमें एक वर्ड दिया उन्होंने है, जरा ध्यान दें क्वेश्चन पर, कि जब S1 और S2 क्लोजेस्ट हो उस समय पूछा है। जब S1 और S2 क्लोजेस्ट हो, अगर ये क्लोजेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, तब में और इसमें क्या फर्क होगा क्वेश्चन के अंदर। चलो पहले क्लोजेस्ट दिया है तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर आते हैं अपने पॉइंट पर। आप लोग यहां पर देखें ध्यान से, ये डी नोट कर लिया ना, अब इसको देखें, नहीं तो इसको समझने में प्रॉब्लम आएगी बहुत। देखिए, एक प्लेनेट इस सर्किल पर रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा प्लेनेट इस सर्किल पर रिवॉल्व कर रहा है। जिस समय ये क्लोजेस्ट है तो आमने सामने होंगे, ठीक, तो ये बात से हो रहा है। और सेंस सेम है, यानी कि ये भी अगर आपका जो है, हमने क्या लिया सेंस, एंटी क्लॉक, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 किधर होगी, अपवर्ड, इसकी किधर होगी, इसकी भी अपवर्ड होगी, ठीक है ना। तो यहां पर आप सबसे पहले, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ था, r1 डिस्टेंस एक की दी है और दूसरे की कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल ली, r2 अपान r1 हो गया t2 अपान t1 होल पावर 3/2/3, ठीक, वो वही है t, क्या है t इस प्रोपोर्शनल, हाँ r3, ठीक है। यहां पर देखें ये 8 दिया हुआ है, t2 8 आवर, इसका 1 आवर है, तो 8 का होल पावर 2/3 ये निकाल लोगे ना, 8 का क्यूबिक रूट कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, यानी कि रेडियस r2 जो होगी 4r1 के इक्वल होगी, तो आपने r2 कैलकुलेट कर लिया। नेचुरल है कि रिलेटिव निकालने के पहले हमें v1 और v2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी, 2πr अपान t2। आपको रेडियस यानी डिस्टेंस रेडियस मिल गई है, टाइम पीरियड गिवन है, तो ये हमने वेलोसिटी निकाल ली v2 की, ठीक। इसी तरह से वेलोसिटी v1 की कैलकुलेट कर लें, ओके। अब निकल आएगी रिलेटिव, व्हेन S2 क्लोजेस्ट टू S1 देन स्पीड ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1, तो जिसके रिस्पेक्टिव होती है उसे माइनस करते हैं, किसके रिस्पेक्टिव है, v1 के, तो रिलेटिव क्या होगा, v2 माइनस v1, तो ये आ गया v2 माइनस v1, सीधे माइनस कर, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है S2 की विद रिस्पेक्ट टू S1, तो नेचुरल है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है, v अपान r, ठीक। तो v2 माइनस v1 हो गई रिलेटिव वो, और ये ले लिया डिस्टेंस r2 माइनस r1, तो ये आपका कैलकुलेशन से ये -π/3 रेडियन पर आवर आ गया, ठीक है ना। इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी ये क्लोजेस्ट नहीं होंगे तब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक्चुअली में। मान लीजिए एक प्लेनेट यहां पर है और तब कैसे निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी, ये v1 है और एक इधर जा रहा है यहां पर, अब वेक्टर का रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट वहां कितने एंगल पर है, दोनों 0 डिग्री पर, तो सीधे माइनस कर लिया, समझ गए ना। लेकिन अगर अलग अलग इसमें जा रहे होंगे तो फिर एक्स वाई अटैच करो। इसमें 2 आर्टिकल होते हैं, वो अभी नोट नहीं कराए गए हैं तुम लोगों को। एक होता है एक ही सर्किल पर 2 मूव कर रहे हैं प्लेनेट, एक है 2 डिफरेंट सर्किल पर मूव कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी एंगुलर निकालना और लिनियर स्पीड का रिलेटिव निकालना। तो ये बिल्कुल सिंपल केस है कि आमने सामने है ना। ये समझ में आ गई आपकी बात, हाँ आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें आपने ये लगाया, ये फार्मूला आपको मालूम है, ठीक, T2 T1 आपको गिवन है, इसलिए आपने R2 कैलकुलेट कर लिया, और वेलोसिटी आपने अभी 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेट की है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। वेलोसिटी और रिलेटिव आपको मालूम होगा, जिसके रिस्पेक्ट निकालें उसको माइनस कर दें, ठीक है ना। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी में ध्यान रखें, v = r ओमेगा होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, डिस्टेंस लें इनके बीच की रिलेटिव और माइनस कर लें, ये आपका रिलेटिव ओमेगा निकला है। समझ गए ना बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, आप नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए जो 5th क्वेश्चन है उसमें है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन पॉइंट मास ऑफ स्मॉल m लिखें एंड ए रॉड ऑफ मास कैपिटल M।
एंड लेंथ एल। इसमें एक ये पॉइंट मास रखा हुआ है और एक ये रॉड रखा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन रॉड एंड मास के बीच में जो पॉइंट मास है वो गिवन है स्मॉल ए है, ठीक है। और रॉड की लेंथ एल है, रॉड का मास कैपिटल एम है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे हमारा ये पेन है, बिल्कुल यही रॉड समझ लो, इसकी लेंथ एल है रॉड की, और यहाँ एक मास रख दिया। अब इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट ग्रेविटेशन लॉ नहीं लग सकता है। क्यों? ग्रेविटेशन लॉ किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए। तो क्या करेंगे कि रॉड के ऊपर पहले एक पॉइंट मास चूज करो, ठीक। तो x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट dx, उसका मास कितना होगा? ये मास पर यूनिट लेंथ लगेगा। मास में लेंथ को डिवाइड करें m/l, और इसमें जितनी लेंथ को निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर लो। इसको बहुत यूज किया है MI में और सेंटर ऑफ मास वगैरह में, यूनिटरी मेथड है। ये समझ में आ गया पॉइंट है? यहीं पर बताएं, ये आया समझ में? क्यों? ये मैंने तुम्हें कई बार बताया, अपनी मेमोरी को रिमाइंड करो कि यूनिटरी मेथड को आप कैच करें कि बहुत छोटी सी बात है। लेंथ एल का मास m है तो 1 का कितना होगा? m/l। तो dx का कितना होगा? m/l इंटू dx। ये इतनी सी बात होती है, इसको ध्यान रखो। इसमें लेंथ वाइज, एरिया वाइज ये कहीं भी यूज हो सकता है, समझ गए ना। और इसी को लिनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। आप भूल गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत किया बार बार इसको। तो यहाँ पर dm इज इक्वल टू ये आ गया, ये इस पॉइंट का मास आ गया, समझ गए ना। अब ग्रेविटेशन लॉ किस में लगेगा? ये पॉइंट पार्टिकल है और ये पार्टिकल आपने एज्यूम कर लिया, समझ गए ना। अब दो पार्टिकल के बीच में पहले आप लगाएं ग्रेविटेशन लॉ, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में लगता है। तो df, g मास पार्टिकल का स्मॉल m, और इसका मास किसका है? dm। डिस्टेंस चेक करो, यहाँ डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस x है, तो कितनी हुई? a प्लस x। तो a प्लस x का होल स्क्वायर, समझ गए। dm की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, वो डालनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू, ठीक। अब टोटल फोर्स जब निकालेंगे तो इसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक। क्या है वेरिएबल? x है वेरिएबल। रॉड कहाँ से शुरू होता है? x हमने कहाँ से लिया है? हमने रॉड के स्टार्टिंग से x ये लिया है। तो लेंथ यहाँ पर कितनी है? 0, और यहाँ पर लेंथ कितनी है? l। तो 0 to l, ये इंटीग्रेट कर दो। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालें तो ये फोर्स ये आ जाएगा, ठीक है। वो इंटीग्रेशन आपको आना भी चाहिए, नोट करें जल्दी तो हम अगला क्वेश्चन लें। वो इंटीग्रेशन आप बाद में कर लेना, हम नोट करें। बोलो। हम बता दे रहे, इंटीग्रेशन जो है ना बेसिक जरूर सीख ले। देखो इधर इंटीग्रेशन है ये 1/a प्लस x का होल स्क्वायर। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जो मैथ का पार्ट है वो नहीं किया है। आप एक चीज ये हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं, 1/x² dx का इंटीग्रेशन x पावर -2 dx। तो x पावर -2 + 1/-2 + 1, ये -1/x आता है। आगे से पूरे फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसे आप डायरेक्ट टर्म रखें कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, समझ गया ना। तो यहाँ x की जगह क्या है? a प्लस x, तो इसलिए -a प्लस x आ जाएगा। माइनस हमने बाहर लिख दिया है और 1/a प्लस x कर दिया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डाल लेते हैं, देखो डाल लेते हैं ना। एक बार x की जगह l पुटअप करें, एक बार हाँ 0 पुटअप करें, फिर एलसीएम ले लो, आ जाएगा। जल्दी नोट करें। एक क्वेश्चन और आप नोट करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो था, इमेजिन ए लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड। 6 क्वेश्चन लैंग्वेज बोले। इमेजिन ए लाइट प्लैनेट हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। इमेजिन ए लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड ए वेरी मैसिव स्टार
in a circular orbit of radius r with a period of revolution t। एक लाइट स्टार है, ठीक, जिसके ऑर्बिट का रेडियस कैपिटल आर है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर -5/2। यहां पर देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू आर पावर -5/2 है। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो इसमें टी स्क्वायर पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, देन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये रिलेशन पूछा है टाइम पीरियड का और उसके साथ। आप मुझे बताएं, इसको हमने उस दिन बताया था कि अगर फोर्स में आर स्क्वायर नहीं है 1/r², तो फिर वो टी स्क्वायर भी kr³ के इक्वल नहीं आएगा। तो जैसे आपने ग्रेविटेशन लॉ को कल किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको करेंगे। जरा बताएं कैसे करेंगे। फोर्स एफ किसके इक्वल करें, ये गिवन है क्वेश्चन में, k/r पावर 5/2, ठीक। अब ये फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, समझ गए ना। जैसे आपने Gm1m2/r² को कर देते उसके इक्वल, तो यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ठीक है। करो दोनों इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसमें वेलोसिटी का रेशियो आ गया, तो v = आया kr डिवाइडेड बाई मास भी है इसमें, मास m, और r जो है वो आपका, चलो हम अभी पूरा लिख दे रहे हैं, 5/2। r एक तरफ ले लेंगे, चेक करो kr, तो ये r पावर जो है वो 5/2 है, r नीचे आके कितना रह जाएगा, 3/2 रह जाएगा ना। नोट करें, r पावर 3, ये वेलोसिटी आ गया। अब टाइम पीरियड कैसे निकले वेलोसिटी से, क्या होता फार्मूला, अरे t है 2πr/v, अभी बहुत जगह नोट किया है, एक ही फार्मूला पूरे मैकेनिक्स में है, t = टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। v आप निकाल चुके हैं, 2π, v की वैल्यू यहां पुटअप कर दो, k m r पावर 3/2, और एक आ रही है, बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, ना 2 से, ना पाई से, ना k से, ना m से। तुम्हारा पर्पज क्या है, केवल r, कि r पर किस तरह डिपेंड कर रहा है, समझ गए ना बात, और नहीं कुछ मतलब है किसी से। हम 12वीं ले कहाँ रहे, ले जा रहे, इसको ऊपर ले जाओ, तो रूट में ये यहाँ पर जो है पावर, ये वहां 3/2 है ना, तो अंडर रूट में कितना आएगा, नहीं है, रूट भी है ना यहाँ पर, तो 3/4 हो जाएगा ना, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर एक r दिया है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर r पावर 3/4, तो ये t प्रोपोर्शनल r पावर 7/4, चेक करो 7/2 आएगा कि 7/4, हाँ ठीक है 7/4। अगर टी स्क्वायर पूछेंगे तो क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे, 7/2। ये बहुत कॉमन है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना बहुत। और कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए जिसमें वो लिख दें कि ये फोर्स इस पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसको फोर्स को mv²/r के इक्वल करेंगे, v निकालेंगे, ठीक, और v निकालने के बाद टाइम निकालें 2πr/v, और फिर उससे आप कैलकुलेशन कर लें, समझ गए ना बात को। लिख लिया ये वाला, ये नोट कर लिया। इसमें एक क्वेश्चन और आप नोट कर दें, देखिए एक स्फेरिकल बॉडी है आपकी, आपने जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, ध्यान होगा, तो बिल्कुल उसी तरह से देखें यहाँ पर एक ये स्फेरिकल बॉडी है और इसका मास कैपिटल M गिवन है, डायग्राम बनाएं, इसका मास कैपिटल M गिवन है, इसके सेंटर से यहां पर स्मॉल m मास की एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस स्फेयर में से एक
स्फेयर r/2 का कट करके बाहर कर दिया, इसका रेडियस r है, तो इनके बीच में फोर्स निकालना है। जो रिमेनिंग पार्ट है, आप समझ गए ना, कोई भी सॉलिड है बॉल, उसमें रेडियस r है, उसमें r/2 का कट करके बाहर कर दो, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसके और इसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। इसके और इसके डिस्टेंस दी है वो 2.5 r गिवन है, यानी दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 2.5 r गिवन है। तो आप बता सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे जिसमें कट करके बाहर करते थे। इसका पूरे फिजिक्स में एक ही कॉन्सेप्ट है, 12th में भी बहुत जगह यूज होगा ये। जैसे टोटल का फोर्स निकालो इसके बीच में, टोटल बॉडी का, देखें ध्यान से बात को, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कॉमन है, सीखना पड़ेगा। टोटल का इसके बीच में फोर्स निकाल लो, फिर जो बॉडी कट की है उसका इसके बीच में फोर्स निकालो और सीधे माइनस करो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको है, और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म सब जगह 12th में यूज होता है, बहुत जगह, समझ गए ना। यही तो ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी यूज हुआ था, ये कॉमन चीज है फिजिक्स की है। यानी टोटल बॉडी का मास इनके बीच में फोर्स और फिर कट पोर्शन का फोर्स इनके बीच में और सीधे माइनस कर दो। तो इसके लिए पहले जो आपने पोर्शन कट किया है उसका मास निकालें, तो टोटल मास कितना है, कैपिटल M, उसके वॉल्यूम को डिवाइड करें 4/3 पाई r क्यूब, ये भी यूनिटरी मेथड है, और जितने मटेरियल का निकालना है उसको मल्टीप्लाई करें, तो ये m/8 आ गया, क्योंकि सभी कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक, अब हम सीधे यहाँ पर देखिए फोर्स को डाल रहे हैं, जरा देखो ध्यान से। टोटल फोर्स, इसका मास स्मॉल m, पूरे बॉडी का मास कैपिटल M, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 2.5 r का स्क्वायर। ये समझ गए बात यहां तक? ठीक, अब इनके बीच में माइनस कर दो, किससे बोलो, फोर्स। स्मॉल m इसका मास, ये जो कट करके निकाला इसका m/8 डिवाइडेड बाई इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है जरा चेक करके बताओ, प्लस r/2। हाँ बिल्कुल ठीक, समझ गए ना कॉन्सेप्ट को। तो वहां पर 2.5 r और डिस्टेंस 3r आ गई, ठीक है ना। इसको माइनस कर दें, तो माइनस करने के बाद ये आ रहा है 23/100 gmm/r²। यहां पर नोट कर दें 23/100 gmm/r², ये बनता है फोर्स। तो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें, कैलकुलेशन तो आप अपना करें इसको डिवाइड कर कर आगे, ठीक है ना, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, ठीक है ना। अब हम जो है वो जो ये न्यूमेरिकल के बाद इसमें एक आर्टिकल और लेते हैं, इसमें हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इन वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे। तो आप नोट करें और हेडिंग डालें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए ये दो मास हैं, एक मास m1, दूसरा मास m2, बीच में डिस्टेंस r है, डिस्टेंस बिटवीन टू मास, जैसा कि हम ग्रेविटेशन लॉ के चैप्टर में आपको दिखाते हैं। तो इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक, आप हेडिंग डाल देना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए फोर्स जो 1 पर लग रहा है और जो 2 लगाएगा वो अट्रैक्शन होगा, इसको हम दे रहे हैं नाम F12, और जो इधर फोर्स लगेगा वो F21। तो पहले हम F12 को नोट करेंगे क्या है और F21 को। अब डिस्टेंस लेंगे, 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर है उसकी डिस्टेंस r12, और इसके जो इधर डिस्टेंस आएगी 2 से 1 की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो r21। डायग्राम बनाएं और नीचे नोट करें। देखिए वी आर कंसीडरिंग 2 point masses m1 and m2 at a distance r apart. We are considering 2 point masses m1 and m2 at a distance r apart. Let r12 यानी 1 से 2 की तरफ, let r12 be a unit vector pointing let r12
लेट R12 बी ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम मास m1 टू मास m2। तो हमारा जो R12 यूनिट वेक्टर है वो मास 1 से मास 12 की तरफ है। हमने R12 का वहां पर एरो भी लगा रखा है। उसके बाद वहां पर नोट करें, पॉइंटिंग लिख दिया फ्रॉम मासेस m1 टू मास m2। फिर लिखें R21, लिखिए R21 इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम m2 टू m1। हमने वहां भी दिखा रखा है R21 2 से 1 की तरफ है। R21 इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम m2 टू m1। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, देन F12, ये वाला फोर्स F12, लिखिए F12 इज द फोर्स exerted on mass m1 by m2। यानी F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन आप देख रहे होंगे m1 से m2 की तरफ है। इसमें ग्रेविटेशन लॉ अट्रैक्टिव होता है, इसलिए इसमें माइनस लगाया जाता है। तो पहले तो आप फार्मूला लिख लें, G m1 m2 अपान r²। उसके बाद यूनिट वेक्टर लगाना है। तो देखिए डायग्राम में जो F12 है वो 1 से 2 की तरफ है और इसी तरफ R12 है, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पर दूसरा वाला लिखा जाएगा। यानी कि R12 के साथ में जो यूनिट वेक्टर लगाएं वो R21 को नोट करेंगे, ठीक। क्योंकि अगर माइनस यहाँ से हटाते हैं तो R12 और R21 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये यूनिट वेक्टर एक दूसरे के रिवर्स होंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना फार्मूला लिखते समय 12 के साथ में 21 लिखाना। फिर सिमिलरली F21, तो F21 क्या है, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। लिखिए पहले वहां माइनस साइन लिख दें, माइनस साइन इंडिकेट दैट F12 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू R21 और वेक्टर लगा देना, R21 पर यूनिट वेक्टर, F12 पर पूरा वेक्टर, ठीक। और नेगेटिव साइन इंडिकेट अट्रैक्शन शो करता है, या शोज अट्रैक्शन लिख देना। सिमिलरली लिख दें फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 बाई m1। तो इसी तरह से F21 उसमें माइनस लगाएं, G m1 m2 अपान r², और यहाँ R12, यानी कि जब 21 हो तो उसके नीचे R12 लगाएं। और उसके नीचे आप ये पॉइंट जरूर नोट कर दें कि R12 जो है वो R21, ये दोनों जो हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। हेंस F12 इज इक्वल टू -2F1 होगा, यानी दोनों फोर्स जो हैं, और आप जानते भी हैं कि दोनों फोर्स F12 और F21 इक्वल और अपोजिट हो गए। ये आपका ग्रेविटेशन लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, और इसमें यहाँ पर आप इसका अगर इम्पोर्टेंस पूछते हैं तो आप वहाँ पर जरूर लिख देना कि इसका एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि नंबर 1 न्यूटन थर्ड लॉ वेरीफाइड होता है। इम्पोर्टेंस में नीचे फर्स्ट पॉइंट में लिख दें F12 इज इक्वल टू -F21 और वेक्टर लगा दें, और लिख दें कि बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस न्यूटन थर्ड लॉ इज वेरीफाइड। दूसरा ये कि ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर टू सेंटर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन R12 और 21 के अलॉन्ग है। तो सेकंड पॉइंट भी लिख दें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, हेंस इट इज कंजर्वेटिव। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना और उसका इंपॉर्टेंस, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो ध्यान रखना। एक पॉइंट यहाँ पर और आप नोट कर लें, लिखें कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद इलेक्ट्रिकल फोर्स। हेडिंग डालें कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो कंपैरिजन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, इनके मास m1 और m2,
मास m1 और m2, डिस्टेंस r। डिस्टेंस r इसमें कैंसिल हो जाती है, इसलिए जो है आप इसको ऐसे ही रखे नहीं, डिस्टेंस r ले ली। इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्स को निकालकर और उनका कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला आप अभी इसको लर्न रखना। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है E, वो आपको मालूम 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला फिलहाल जो कांस्टेंट है वो डायरेक्ट लर्न कर लेना, ये 9 इंटू 10⁻9 होता है। दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मास m1 है, मास m2 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज q1 है और q2 है, यही चार्ज E के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 और ये चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, यहां पर लिख दें इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में G लगा दें, इसके फार्मूला आपको मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास इलेक्ट्रॉन का नियरली 9.1 इंटू 10⁻31 सेम होगा, स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो जो कंपेयर कर रहे हैं हम वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जब लिखा होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स लिख देना, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन लिख दें, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर दें, कंपेयर करने का मतलब इन्हें डिवाइड कर दें। तो एफ जी अपान एफ ई हमने लिख दिया, एफ जी अपान एफ ई, तो इसमें आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं तो ये नियरली 10⁻⁻43 आता है। ठीक, ये नियरली है। इसका मीनिंग ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻43 आ रहा है। आप डिवाइड कर लें, कैंसिल होके आ जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन से चेक कर लें तो ये 10⁻⁻43 आता है। ठीक, जनरल में ध्यान रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, नीचे लिख दें हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। आपने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लिए हैं, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक, इसी तरह से आप बिटवीन टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कोई भी अगर 11th में क्वेश्चन आता है, ये कूलम्स लॉ है आपका, कूलम्स लॉ का ये फार्मूला लगाकर इसमें जो कांस्टेंट है वो 9 इंटू 10⁻9 है, यहाँ मास m1 m2 है, उसमें चार्ज है q1 q2, बाकी r स्क्वायर है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, और डिवाइड करके आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने ग्रेविटेशन का आपको आज न्यूमेरिकल बहुत सारे और दो ये आर्टिकल भी करा दिए हैं, एक वेक्टर फॉर्म में, ठीक लिखना, और ये कंपैरिजन इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।